So in the last class we did about acids, और एसिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास एच आयन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट द बेसिस? बेसिस आर अ काइंड ऑफ यू कैन से केमिकल जो कोई भी मेटल ऑक्साइड हो सकता है या हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अच्छा, मेटल ऑक्साइड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेटल्स हमारे पास बेसिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मेटल्स जो है आपके पास जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम बेसिस कह सकते हैं। अब ये बेसिस हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड है। पहला जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, दूसरा जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो वाटर सॉल्युबल केमिकल्स जो बेस होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कली, ठीक है। वाटर सॉल्युबल कहलाते हैं अल्कली जी। और वाटर इनसॉल्युबल जो होते हैं उनको हम सिंपल कहते हैं बेसिस। ये अल्कलीज जो होते हैं स्पेसिफिकली अगर हम इनको देखें तो ये ग्रुप नंबर 1 के जितने मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के जितने मेटल्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास ग्रुप 1 के मेटल्स हैं ये वाटर सॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। और इनको बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अगर हम किसी भी मेटल को वाटर में डायरेक्ट क्या कर दें, उसको पुट ऑन कर दें तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। या अगर मेटल ऑक्साइड को आप पानी में डाल दें क्योंकि वो सॉल्युबल होती है तो वो हमारे पास इनका हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। बेसिस जितनी होती हैं इनका जो कैरेक्टर होता है या इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी एसिड से उल्टी होती हैं। एसिड जो होते हैं वो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, जबकि अल्कलीज या बेसिस हमारे पास रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एसिड जो होते हैं उनका जो टच होता है वो काफी ज्यादा कोरोसिव होता है, खतरनाक होता है, यानी कि हमारा जल सकता है। जबकि हमारे पास जितने भी सोपी काइंड ऑफ चीजें होती हैं जैसे कि खुद सोप हो गया या इस तरह के डिटर्जेंट हो गए, ये सारे के सारे वो केमिकल्स हैं जो कि बेसिक होते हैं, ठीक है। दे हैव सोपी टू टच एंड द थर्ड वन इज योर बिटर टेस्ट, यानी कि एसिड जितने होते हैं उनका टेस्ट सावर होता है। सावर का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। लेकिन बेसिस जो होते हैं इनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, खराब होता है। अल्कलीज या बेसिस का जो पीएच होता है वो 7 अबव होगा, यानी कि 7 से ज्यादा वाले जो होंगे वो सारे के सारे क्या है आपके बेसिस है। जबकि एसिड्स का जो पीएच होता है वो बिलो 7 होता है, ठीक है। अगर इनको बहुत ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर बॉडी एक्सपोजर हो जाए यानी कि आपके हाथ पे लग जाए तो ये आपकी स्किन को इरिटेट करता है, यानी कि आपको समझे कि एक तरह से इचिंग स्टार्ट हो जाएगी या बहुत ज्यादा आपको उसमें जलन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन बेसिस की बात करें तो ये कुछ नाम है जो कि कॉमन बेसिस हैं, जिसमें से कॉस्टिक सोडा का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत कॉमन है, घरों में यूज होता है, किचन में यूज होता है, जो चिकनाई वगैरह टाइप की चीजें होती हैं उनको साफ करने के लिए। और जितने भी आपके क्लीनर्स होते हैं देखा होगा ना, एस्टॉनिश वगैरह क्लीनर्स आते हैं जो कि इस तरह की चीजों को साफ करने के लिए यूज होते हैं। तो क्लीनिंग एजेंट जितने होते हैं वो तकरीबन सब में कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उसके अंदर मिला हुआ होता है। इसी तरह कॉस्टिक पोटाश KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया सोल्यूशन। ये अमोनिया सोल्यूशन बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट या लेबोरेटरी रिएजेंट्स के तौर पे यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहते हैं। वर्टिग्रेस कॉपर 2 ऑक्साइड, रस्ट जो जंग है दैट इज योर आयरन 2 ऑक्साइड और सॉरी आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। तो अल्कली वो बेसिस हैं जो कि क्या है सॉल्युबल है या पार्शियल सॉल्युबल, मतलब किसी हद तक वो सॉल्युबल होती हैं।
जबकि इनसॉल्युबल बेसिस ज्यादातर हमारे पास ट्रांजिशन मेटालिक होती हैं, यानी कि इनको अगर आप एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो ये एक्वा सोल्यूशन में किसी किस्म का कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें बेसिस जो है वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस करती हैं व्हेन हीटेड विद अमोनियम सॉल्ट्स। मतलब अगर मैं किसी भी अल्कली या बेस को, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस है, उसका रिएक्शन, ठीक है, अगर आप किसी एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट वाटर बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये तो न्यूट्रल रिएक्शन हो गया, लेकिन अगर वहां पे कोई अमोनिया का केमिकल मौजूद हो और उसका रिएक्शन अगर आप बेसिस के साथ करवाएं तो वहां पर अमोनिया गैस लिबरेट होगी। समझ आ रही है बात? बेसिस का रिएक्शन अगर एसिड से कराते हो तो सॉल्ट वाटर बनेगा, लेकिन अगर उसी बेस का रिएक्शन आप अमोनिया सोल्यूशन के साथ करा देते हैं, इस तरह की एक्टिविटी के अंदर अमोनिया गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन वहां से निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये देखो, अमोनियम क्लोराइड विद NaOH, NaCl, और साथ साथ यहां पे अमोनिया लिबरेट हो रही है। ये एक तरह से हम डिस्टिंग्विश टेस्ट भी लेते हैं कि अगर दो चार केमिकल्स पड़े और मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सा वाला बेस है, तो वहां पे हम फिर ये वाला रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, NaOH डाल के छोड़ देते हैं, हीट करते हैं थोड़ा सा, तो अगर उसमें से अमोनिया की स्मेल आना शुरू हो जाए, और ये बहुत पंजेंट होती है, बहुत तेज होती है, आसानी से प्रिडिक्ट और आसानी से स्ट्रॉन्ग स्मेल कर सकते हैं, तो उस जगह से फिर अमोनिया गैस रिलीज हो रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये हमने कल भी किया था, HCl along with सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? NaCl और वाटर बनेगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्यों हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन? क्योंकि यहां पे जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि सॉल्ट और वाटर, ये दोनों क्या है? आपके पास न्यूट्रल केमिकल्स हैं, यानी कि इनमें से किसी के ऊपर भी प्लस या माइनस चार्ज कंपाउंड की फॉर्मेशन में नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो इसके आने की इक्वेशन, NaOH में Na प्लस OH माइनस, HCl में H प्लस और Cl माइनस, दोनों को हमने कंबाइन करके लिखा, इट विल बी लाइक दिस। अब यहां पे मुझे बताइए कॉमन क्या आ रहा है दोनों साइड पे? कॉमन आ रहा है Cl माइनस सिर्फ और Cl Na माइनस प्लस। और Na प्लस, बिल्कुल सही है। तो Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों कॉमन है, तो इनको क्या कहेंगे हम? क्या नाम देंगे इनको जो कि कॉमन है? स्पेक्टेटर आयन, ठीक है, स्पेक्टेटर आयन, याद रहेगा। ये कल मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी इसकी, याद रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बनेगी, वो इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे बनेगी? क्या आपने यहाँ पे Na और Cl को जब कट ऑफ कर दिया तो उस कट ऑफ के रिजल्ट में आपके पास और H प्लस रह ठीक है, जाएगा, जो H2 और H2O रह जाएगा। ये जो हमारे पे इक्वेशन बनी H प्लस OH माइनस H2O, ये बनेगी ना जी, और इस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और हम आसानी से यहाँ से फिर इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को निकाल सकते हैं। अब चाहे कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, करना आपने भैया
जी आखिर में इक्वेशन हमारी यही बनेगी। जी अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे भी हम बात कर रहे थे एसिड्स की और बेसिस की, तो अगर हमें इनकी स्ट्रेंथ चेक करनी हो, स्ट्रेंथ का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो इसके लिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपको एचाइन प्रोवाइड करके देंगे, जी और जो बेस है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, OH नेगेटिव आइंस देगी। ठीक है, इसी तरह ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर ये वीक होते, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक होता, तो ये डिसोसिएट प्रॉपर नहीं होता, 100% नहीं होता। जबकि वीक अगर होगा, वीक बेस अगर होगी, तो वो भी हमारे पास बिल्कुल एसिड की तरह हो जाएगी, यानी कि वो भी इतनी आसानी से डिसोसिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे चेकिंग स्ट्रेंथ के लिए एसिड को H+ आइन देना पड़ता है। ठीक है, तो H आइन कॉन्सेंट्रेशन ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है आपके पास कि कितने उसके मॉलिक्यूल्स मौजूद है। और ये देखो पीएच स्केल, अब पीएच स्केल में हमारे पास 14 डिविजन्स होते हैं, और उन 14 डिविजन्स में से आपके पास आसानी से आप यहां पे प्रिडिक्ट कर लेते हो या अंदाजा लगा लेते हो। 7 तो न्यूट्रल हो गया, 7 से पीछे एसिड है, और 7 के बाद बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनका पीएच 1 से लेकर 3 के दरमियान हो, इन बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है, इसी तरह 4, 5 और 6 तक जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, आपके पास एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे कम होता चला जाएगा। सही, और आहिस्ता आहिस्ता बेसिक कैरेक्टर, यानी कि 7 के न्यूट्रल के बाद जब आप 8 पर आओगे तो बेसिक शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड हुआ, वीक एसिड से वीक बेस हुआ, और फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पीएच का आपका लेवल बढ़ता जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अगर हमारा लो होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 196, pH values of some common substances, and in this list you can observe the color contrast as well. Confusion? नहीं अच्छा जी, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं उन केमिकल्स को या ऐसे केमिकल्स को जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल हो, ठीक है, और अपने कलर के जरिए ये बता सकें कि पीएच का चेंज क्या हुआ है। हर एसिड की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपने कलर्स होते हैं कि वो एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो उसका कलर क्या होगा, अगर वो बेसिस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उस वक्त उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, ये कलर इंडिकेटर से बताते हैं। तो लिटमस इज अ वेरी कॉमन कलर इंडिकेटर। ये स्ट्रिप्स होती हैं एसिड्स के अंदर, ये रेड कलर की यूज होती है, और बेस के अंदर ये ब्लू। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज इज अनदर इंडिकेटर। ये एसिड के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से डार्क सा कलर बनता है, इन द शेड ऑफ ऑरेंज एंड येलो, और बेस के अंदर ही येलो कलर के होता है। स्क्रीन मिथाइल ऑरेंज, एसिड्स के अंदर इनका कलर होता है हमारे पास यूजुअली अ पेल इन कलर, और समटाइम्स ये कलर हमें देता है वॉयलेट। दिस इज एग्जैक्टली अ वॉयलेट कलर। ठीक है, जबकि बेसिक सोल्यूशन में स्क्रीन मिथाइल ऑरेंज आपके पास
ग्रीन कलर की होती है। मिथाइल ऑरेंज में एसिड होगा रेड, और बेस का जो कलर होता है वो हमारे पास होता है येलो। लिटमस पेपर के अंदर कलर चेंज। अच्छा, फिनोफ्थलीन जो है हमारे पास, फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है एसिड के अंदर, जबकि इसका कलर पिंक होता है अगर हम इसको बेस में डालें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कलर्स जो होते हैं हमारे पास एसिडिक साइड पे होते हैं रेड, और जैसे जैसे हम इसको बेस की तरफ लेके जाते हैं डार्क पर्पल या वॉयलेट कलर का शो करता है। ठीक है, पेज नंबर 197 पे एक टेबल बना हुआ है, यू कैन चेक एज वेल। And on this page there is about the universal indicator as well. इसकी शीट भी है, कलर कंट्रास्ट भी है, जिसके थ्रू हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि किस कलर का सॉल्यूशन हमारा बना है, और उस कलर के ऊपर हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं कि आपका केमिकल कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। राइट, इंडिकेटर के कलर्स आपने याद रखने हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एटीपी एज वेल। Okay. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन फिलहाल? नहीं। अच्छा जी, आप पीएच की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स का क्वेश्चन है, पीएच क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो हर प्लांट एक अपनी स्पेसिफिक पीएच के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है। और सॉइल जो होती है वो एसिडिक या बेसिक हो जाती है या हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर हम ऐड करते हैं डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइजर्स, और ये फर्टिलाइजर इफेक्ट करते हैं आपकी सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी को इंक्रीज करने के लिए, कि उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर को डोमिनेट करने के लिए। pH of the soil can be controlled by adding proper acid or bases। अच्छा, आमतौर पे जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो ज्यादातर जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स क्या होती हैं, एसिडिक नेचर की होती है। एंड देन टू कंट्रोल देयर pH, the chemicals are often used added to the soil to adjust their pH, as I told you। ठीक है, सो वहां पे अगर हमारा सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स को। और कैल्शियम के कंपाउंड्स में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है वो हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, और इसका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम का कंपाउंड बता रहा। है क्यों हो रहा है? नेट बंद हो गया क्या पीछे से? क्विक लाइम का फार्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जी। अगर क्विक लाइम आपको ना मिले तो वी यूज स्लेक्ट लाइम।
और स्लेट लाइम हमारे पास है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्विक लाइम या स्लेट लाइम, ठीक है, अगर हमें बेसिक सॉइल चाहिए। और अगर हमें एसिडिक सॉइल चाहिए चिड़िया लिख दिया। तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या लिखा? एल्यूमिनियम के कंपाउंड। एल्यूमिनियम के कंपाउंड यूजुअली यूज करते हैं CaO, क्विक लाइम CaO और स्लेट लाइम COH2 CaOH2, ठीक है। क्विक लाइन को इससे वॉशर रहता है। मुझे लग रहा है नेट सही नहीं चल रहा हमारा। सर का नहीं चल रहा। सो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को हम यूजुअली यूज करते हैं अगर हमारा सॉइल बेसिक हो, लेकिन ऐसे बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है कि वहां पे हम इसको यूज करें, ठीक है। अच्छा, अगर हमारी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए, टू मच एसिडिक और टू मच बेसिक, तो वहां पे फिर हम अपने प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते और ऐसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। पेज नंबर 199, पेज नंबर 199 वी हैव की आइडियाज फॉर योर क्विक रिविजन, ठीक है। और उसके ऊपर देखो हाउ कैन वी कंट्रोल द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ये 3 मार्क्स का रीजनिंग पार्ट है। Now there is a topic of oxides. अब ये oxides क्या चीजें हैं? Oxides we can call the binary compounds of oxygen. And what are the binary compounds? Binary compounds are those chemical compounds in which metal or non-metal may directly combine with oxygen. ठीक है, तो metals अगर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है बेसिक ऑक्साइड। और स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेटल्स जिसमें यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स हमारे पास जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड। एंड फ्यू स्पेसिफिक नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये बनाते हैं हमारे पास यूजुअली न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। सो जितने भी हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ऑल द बेसिक ऑक्साइड्स लाइक ग्रुप नंबर 1 कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे हमारे पास क्या है? बेसिक हैं। और यूजुअली बेसिक ऑक्साइड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, लेकिन इनका जो समझ लो एक तरह से प्रॉपर्टीज होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं, किसकी तरह की? सेम एज एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि दोनों तरह के कैरेक्टर्स ये रखते हैं। तो ये हमारे पास दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसमें जिंक और एल्यूमिनियम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जिंक और एल्यूमिनियम की एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स यूजुअली हमारे पास 3 होती हैं और उन 3 में आपके पास वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, फार्मूला NO, ठीक है। जबकि एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे पास वो ऑक्साइड्स हैं जिसको हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कहते हैं। And most acidic oxides are soluble in water to form acids, especially sulfur dioxide,
एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड टू फॉर्म एसिड्स। और ये एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे पास एसिड रेन कॉज करने का सबसे बड़ा हमारे पास पॉल्यूटेंट है। So this is all about oxides and bases. So in the next lecture will be our salts. We will discuss about the salts, inshallah. So till then, inshallah, we will continue with the salt. That's enough for today. This is Dr. Najam signing out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.